Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 7th history chapter number 2 New Kings and Kingdom. This is the part second. इससे पहले हम पार्ट अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है और आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं. From उरैयूर टू थांजावुर. हाउ डिड चोला राइज टू पावर. हमने बात की थी चोलास के बारे में. चोलास कैसे पावर में आए. अ मेजर चीफली फैमिली नोन एज अ मुटिया रैयर हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा. कावेरी डेल्टा पे ये जो फैमिली थी ये इसके पास पावर थी. ठीक है, इसके पास पावर थी. दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवास. ये जो पल्लवास के सबॉर्डिनेट थे. किंग्स ऑफ द कच्चीपुरम. कच्चीपुरम के जो किंग थे विजययाला हु बिलोंग टू द एंशिएंट chiefly family of the Chola from Uyar captured the delta from the मुत्तरैयार इन अ मिडल ऑफ द 19th century. तो ये जो चौला तो इनके जो एंशियंट विजयाला हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोला फ्रॉम उयर कैप्चर द डेल्टा. उन्होंने डेल्टा को कैप्चर कर लिया था. किससे कैप्चर किया था. मुटरैयर से कैप्चर किया था 9th century में. ही बिल्ड द टाउन ऑफ थांजावुर. तो उसने क्या किया, उसके बाद उसने थांजावर एक टाउन बिल्ड किया एंड अ टेम्पल फॉर द गॉडेस निसुम भासधुनी. तो यहाँ पे उन्होंने एक टेम्पल भी बनाया गॉडेस निशुम भासधुनी का. ओके, द सक्सेसर ऑफ द विजयाला conquered the neighboring regions and kingdom grew in size and power. The Pandyas and the Pallava territories to the south and north were made part of the kingdom. तो ये इसकी जो पल्लवास की टेरिटरीज थी और पांड्यास की थी साउथ और नॉर्थ में इसका क्या किंगडम का फिर पार्ट बनती गई. ओके, देन द राजा वन कॉन्सिडर्स द मोस्ट पावरफुल चोलाज रूलर. जो चोला का सबसे पावरफुल रूलर था वो था राजा वन. बिकम किंग इन 985 एंड एक्सपेंड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरिया. तो जितने भी एरिया थे उसने यहाँ पे अपना कंट्रोल जमाई रखा. और ही आल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. राजा सन राजेंद्र वन. तो राजा का बेटा का नाम क्या है, राजेंद्र वन. राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यू हिज पॉलिसीज एंड इवन रेड द गंगा वैली. तो उसने कावेरी डेल्टा पे था ना, इन्होंने पावर सबसे पहले कंट्रोल बनाया था. उसके बाद इन्होंने गंगा वैली पे भी रेड किया. श्रीलंका एंड द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलप्ड अ नेवी फॉर देयर एक्सपेंडिशंस. Splendid temples and a bronze sculpture. The big temples of the Thanjavur and the Gangkonda चोलापुरम बिल्ड बाय राजा. ये जो टेम्पल है थांजूवर और गंगैकोंडा चोलापुरम ये राजा ने बनाया था. एंड राजेंद्र जो उसके बेटे थे. आर आर्किटेक्ट एंड अ स्कल्पचर मार्वलस. तो इसका जो आर्किटेक्ट है और स्कल्पचर वो मार्वलस है, बहुत अच्छा है. चोला टेम्पल्स ऑफन become the nuclei of settlement which grew around them. These were centers of craft production. Temples were also endued with the land by the rulers as well as by other. The produce of this land went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it. Priests, garland makers, cooks, sweeper, musician, dancer, etc. In other words, temples were not only place of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well. तो अब हमने बात की कि चौलास के जो मेन रूलर थे राजा और राजेंद्र, इन्होंने टेम्पल बनाने शुरू कर दिए थे. तो क्या हुआ, अब टेम्पल में क्यों बनाए जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे भगवान की पूजा करने के लिए टेम्पल बनाए जा रहे थे. तो टेम्पल ऐसा नहीं था वो वहाँ से सिर्फ वहाँ वो एक रिलीजियस प्लेस था, वो एक हब बन गया था जिसमें गार्लैंड मेकर भी थे, प्रीस्ट भी थे और कुक्स भी थे, स्वीपर, म्यूजिशियन, ये भी वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया था उसके नज़दीक. ये जो टेम्पल है, द टेम्पल एट द गंगकोंडा Cholpuram, notice the way of which the roof trapped. Sorry.
trapped. Also look at the elaborate stone sculpture used to decorate the outer wall. तो you can say कितना सुंदर बनाया गया है, ये चौलाज ने बनवाया था. Okay, this temple. Then among is the craft associated with the temple, the making of bronze image was the most distinctive. Chola bronze image are considered among is the finest in the world. तो वर्ल्ड में इनकी जो ये ब्रॉन्ज की इमेज है उसको बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड में. चॉलास ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर अमंग द फाइनेस्ट माना जाता है इसको वर्ल्ड में. वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ अ डेटीज, तो ये जो जितनी भी इमेजेस हैं ये किसी देवी देवता की हैं. समटाइम इमेजेस वर मेड ऑफ अ डिवोटीज एज वेल, कभी कभी ये जो डिवोटीज हैं श्रद्धालु हैं वो बनाते थे इन इमेजेस को. Agriculture and irrigation. Many of the achievements of the Cholas were made up possible through a new development in agriculture. तो चौलास ने डेवलपमेंट की थी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी. तो मैप 2 में दोबारा देखें अगर, नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू अ सेवरल स्मॉल channels before emptying into the Bay of Bengal. These channels overflow irrequently, depositing fertile soil on their banks. Water from the channel also provides the necessary moisture for agriculture, particular to the cultivation of rice. तो ये बात मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ कि ये देखो, कोई भी एग्रीकल्चर करनी है तो उसके लिए पहले तो हमें मिट्टी चाहिए ना. तो मिट्टी क्या है, यहाँ पे जो भी जैसे भी ये रिवर्स हैं वो अपने साथ जो मिट्टी लेके आती थी तो वो उनके किनारे पर छोड़ देती थी. तो वो जो मिट्टी थी वो बहुत फर्टाइल होती थी. तो वो जो पानी की कमी थी वो रिवर से ही पूरी हो जाती थी. इसीलिए जो एग्रीकल्चर है बहुत ज़्यादा जो इसके नेसेसरी जिस जो चीज़ें चाहिए एसेंशियल हैं एग्रीकल्चर करने के लिए वो प्रोवाइड होती थी. इसीलिए जो राइस की कल्टीवेशन है यहाँ पे की जाती थी. Although agriculture has developed earlier in the part of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was open for a large scale cultivation. तो यहाँ पे भी लगभग 5th to 6th century में ही large scale पर cultivation होना शुरू हो गया था. Forest has to be cleared in some region. तो forest को clear किया गया यानी कि दरख्तों को काट दिया गया क्योंकि वहाँ पे agriculture शुरू कर रहे थे. Land had to be leveled in other areas. जो अगर जो उबड़ खाबड़ थी लैंड उसको भी लेवल किया गया. In the delta region, embankments had to be built to prevent a flooding. Canals had to be constructed. तो कैनल्स वगैरह भी कंस्ट्रक्ट किए गए. तो ये जो फिगर है पहले ये देख लेते हैं. दिस इज द फिगर. A Chola bronze sculpture. Notice how carefully it is decorated to find out how these images were made. तो ये देख लो कितनी अच्छी इमेज बनाई गई है. ओके, कैरी वाटर टू द फील्ड. तो ये पानी आता था फील्ड में से. और इन मैनी एरिया 2 क्रॉप्स वर अ ग्रोन इन ईयर. तो बहुत से एरिया में ऐसा भी था कि एक साल में 2 तरीके की फसल ग्रो की जाती थी. इन मैनी केसेस इट इज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशली. तो ज़्यादातर जो आर्टिफिशली तौर पे ही वाटर दिया जाता था, इरीगेशन किया जाता था. इन वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरीगेशन. बहुत से मेथड यूज़ किए जाते थे पानी देने के लिए. इन सम एरियाज वेल्स वर डग. तो कुएं मतलब खुदवाए गए. इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर. रिमेंबर द इरीगेशन वर्क रिक्वायर्ड प्लानिंग. तो इरीगेशन के लिए हमें प्लानिंग करनी होती है. ऐसा नहीं है भी हम जितनी क्रॉप को ज़रूरत है उतना ही पानी दिया जाता है. ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज. और उसके लिए लेबर चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए. मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग हाउ द वाटर टू बी शेयर. तो कैसे वाटर शेयर करना ये सब कुछ काम किए जाते थे अगर हमने इरीगेशन का काम करना है. मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर. जो जितने भी न्यू रूलर थे एज वेल एज द पीपल लिविंग इन द विलेजेस, जितने भी लोग गाँव में रहते थे, टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज. वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते थे इस टाइप की एक्टिविटीज में. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड. तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था. सेटलमेंट्स ऑफ द पीजेंट्स नोन एज उर. तो उर क्या है, तो ये जब सेटलमेंट हो गए थे पीजेंट्स जिसको उर बोला जाता था, बिकम अ प्रोस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर. जब इरिगेशन हो गई थी, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इनकी जो पीजेंट्स की ये लाइफ है वो बहुत प्रोस्पेरस होगी, खुशहाल होगी थी. ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड अ लार्ज यूनिट्स कॉल्ड नाडू.
तो क्या जी लार्ज यूनिट बन गई थी, तो इस लार्ज यूनिट को नाडू बोला जाता था। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूडिंग द डिस्पेंडिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। तो ये जो प्रोस्पेरस पीजेंट थे, उड थे, तो इन्होंने क्या, इनको फंक्शन दिए गए, कैसे क्या क्या काम दिए गए इनको, कलेक्टिंग टैक्स वगैरह का और जस्टिस का काम दिया गया। रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलालास कास्ट exercised a considerable control over the affair of the Nadu under the supervision of the central Chola government। चौला गवर्नमेंट के अंडर तो ये जो नाडू से जो ग्रुप था, तो इन्होंने जो विलेजेस का एक ग्रुप था, तो वो क्या क्या जो पीजेंट थे, ये इनको बहुत मतलब ये क्या करते थे, बहुत से जो अफेयर्स थे ये विलेजेस में उसको सुपरवाइज करते थे। द चौला किंग्स गेव अस सम रिच लैंडलॉर्ड्स टाइटल लाइक अ मूव विन द वेलन, अ वेलन और अ पीजन सर्विंग 3 किंग्स। तो क्या जी बहुत सारे किंग्स ने इनको, जो लैंड लॉर्ड थे जिनके पास ज़्यादा लैंड थी, उन पीजेंट्स को अलग अलग टाइटल दे दिए। जैसे ये है म्यू विन द वेलन, जिसका मतलब होता है वो लैंड ऑनर और पीजेंट जो 3 राजाओं को वो सर्विस दे रहा है। रैयर जिसको चीफ बोलते हैं, एज अ markers of respect and entrusted them with important officers of the state at the center। देन टाइप्स ऑफ लैंड, लैंड की अगर बात करी जाए, चौला इंस्क्रिप्शन मैंशन द सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। तो चौलास की इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ लैंड थी। एक तो थी विलान वगी, तो ये विलान वगी की थी, क्या था ये, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स प्रोस्पेरिटी। तो ये जो नॉन ब्राह्मण्स थे उनकी लैंड को बोला जाता था, जो पीजेंट्स के पास होती थी। देन है ब्रह्मादिया, ब्रह्मादेवा वो लैंड थी जो ब्राह्मण्स को गिफ्ट की हुई थी। आगे है शाला भागा, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, स्कूल के मेंटेनेंस के लिए थी ये वाली लैंड। आगे है देवादाना, जिसको तिरुन्ना माताकनी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल, जो टेम्पल्स को गिफ्ट की गई थी उस लैंड को बोला जाता है। पल्ली चंदम, लैंड डोनेटेड टू अ जना इंस्टीट्यूशन, जो जना इंस्टीट्यूशन है उनके लिए ये लैंड दी गई थी, उसको बोला जाता है। ये सब हमें पता चलता है इंस्क्रिप्शन के थ्रू। ओके, वी हैव सीन द ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट और द ब्रह्मदेया। एज अ रिजल्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ द ब्राह्मण सेटल emerged in a Kaveri Valley as in the parts of the South Asia। तो हमें पता चल गया है, इस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला है कि ब्राह्मण्स को लैंड मिलती थी, ये किंग्स वगैरह उनको गिफ्ट में देते थे। तो वो उन्होंने कावेरी वैली पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया, तो साउथ में बहुत सारे ब्राह्मण सेटल हो गए। ईच ब्राह्मणदिया वाज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और अ सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण हैड लैंड होल्डर, जो जिसके पास ज़्यादा लैंड थी वो क्या था, वो प्रोमिनेंट ब्राह्मण था जो लुक आफ्टर करता था जो सारी सभा होती थी उसकी। दीज असेंबलीज वर्कड बाय वेरी एफिशिएंटली, दीज डिसीजंस वाज रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शन। जो भी ये डिसीजन लेते थे असेंबली के वर्कर, तो उसका जो डिसीजन होता था उसको रिकॉर्ड रखा जाता था, इंस्क्रिप्शन करवाई जाती थी उस डिसीजन की। ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल, तो ये इंस्क्रिप्शन कहाँ पे करवाई जाती थी, जो स्टोन वॉल होते हैं यानी कि दीवारें होती हैं स्टोन की, उसके ऊपर टेम्पल्स की। एंड एसोसिएशन ऑफ द ट्रेडर्स नोन एज अ नागाराम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन इन टाउन्स में जो ट्रेडर्स होते थे वो भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का फंक्शन उनको दिए जाते थे, करते थे। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम आ उत्तर मेरूर in a Chingaleput district, Tamil Nadu provides the detail of the way in which the sabha was organized। तो ये एक इंस्क्रिप्शन है, वहाँ से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैसे सभा ऑर्गेनाइज की जाती थी। द सभा हैड सेपरेटेड कमेटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, तो सभा होती थी जो काम करती थी कि लुक आफ्टर करती थी कि इरिगेशन का वर्क कैसे चल रहा है, गार्डन का, टेम्पल्स का, ये सब कुछ काम देखती थी। नेम्स ऑफ दीज eligible to be a member of these committees were written on a small ticket of the palm leaf। तो उन लोगों का, उस कमेटी के मेंबर्स का नेम लिखा जाता था पाम लीफ के ऊपर। these tickets were put into an, तो ये जो
टिकट के जो नेम लिखे होते थे ये इनको अर्थवेयर पॉट में जाने के जो मिट्टी का एक पॉट होता है उसमें रख दिया जाता था। फ्रॉम विच अ यंग बॉय वाज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट, तो उसके बाद एक जवान लड़के को बोला जाता था तो कोई भी इसमें से टिकट निकाल दे 1 by 1 फॉर ईच कमेटी, तो फॉर ईच कमेटी के लिए वो टिकट निकाल देता था वो लड़का। तो फिर उसके बाद ही वो मतलब वर्क किया जाता था। देन आ जाता है इंस्क्रिप्शन एंड टैक्सेस। हु कुड बी मेंबर ऑफ सभा, तो सभा का मेंबर कौन हो सकता है, तो ये इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है। ये इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है। उत्तरा मेरूर inscription lays down, all those who wish to become a member of the sabha should be a owner of the land from which a land revenue is collected, they should have their own land, तो वही लैंड रिवेन्यू कलेक्ट कर सकता है जिसके पास अपना होम है। ओके, दे शुड बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स, उसकी जो आयु है उसकी उम्र है वो 35 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। दे शुड हैव अ नॉलेज ऑफ द वेदास, उसको वेदास की नॉलेज होनी चाहिए। दे शुड बी अ वेल वर्सा इन एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स एंड ऑनेस्ट, और उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए और उसको ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के बारे में पता भी होना चाहिए। इफ एनीवन हैज अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन अ लास्ट 3 years ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमेटी, अगर कोई मेंबर 3 साल से किसी और कमेटी में है तो वो और कोई कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। एनीवन हु हैज नॉट सबमिटेड इट्स अकाउंट्स एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, तो अगर जो वो सब कुछ अपने अकाउंट्स का अगर सबमिट नहीं करता अपने रिलेटिव्स का तो वो इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट में हिस्सा नहीं ले सकता। वाइल इंस्क्रिप्शन टेल्स अस अबाउट द किंग्स एंड पावरफुल मैन, तो इंस्क्रिप्शन के साथ हमें किंग्स के बारे में और पावरफुल मैन के बारे में पता चलता है। हियर इज अ एक्सपर्ट फ्रॉम द पेरिया पूर्णम, अ 12th century तमिल वर्क, ये एक तमिल वर्क है विच इन्फॉर्म्स अस अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, तो इस वर्क से हमें जो तमिल वर्क है इस वर्क से हमें जो आम लोग हैं उनके बारे में भी पता चलता है। क्या बताया गया है, ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द अधानूर वाज अ स्मॉल हैमलेट ऑफ द Pulyas, a name used for the social group of considered outcast by a Brahmin and Valyas, outcast क्या जी, जिनको नीची जाति का समझा जाता था, उनकी बात कर रही हैं। Stud with a small huts under old thatches and inhabited by a agrarian laborers engaged in a manual ऑक्यूपेशन, तो क्या है जी, जाने के उनका डिस्क्रिप्शन बताया गया है जिनको छोटी जाति का समझा जाता था। इन द थ्रेशहोल्ड ऑफ द हट्स कवर्ड विद स्ट्रिप्स ऑफ द लेदर लिटिल चिकन्स मूव्ड अबाउट इन ग्रुप्स, तो उनके घर के आसपास छोटे छोटे जो चूजे होते हैं इनके, है ना, तो उसके वो इधर उधर उनके घर में घूमते रहते थे। डार्क चिल्ड्रन who were a bracelet of the black iron was a प्रिंसिंग अबाउट कैरिंग लिटल पपीज, तो क्या जी वो उनके बच्चों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इन अ शेड ऑफ द मरुडू अर्जुना ट्री, तो ट्रीज के नीचे द फीमेल लेबर्स पुट हर बेबी टू स्लीप इनटू द शीट ऑफ द लेदर, तो वो लेदर की शीट है उस पर अपने बेबी को सुलाती थी। ठीक है, तो देयर वर अ मैंगो ट्री फ्रॉम द हुज ब्रांचेस ड्रम्स were hanging, and under the coconut palms a little hollow was a ground tiny headed a bridge sleigh after a whelping, the red-crested cocks crowded before dawn calling the brawny plural or the layer days to their day's work, and by day under the shade of the kanji tree spread the voice of the wavy hair puller woman singing in as was हस्किंग पैडी, तो यानी कि ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि कैसे उनके बच्चे हुए हैं, वुमेन्स क्या क्या काम करती हैं, तो कैसे वो ट्रीज के नीचे बैठते थे, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। इस इंस्क्रिप्शन से हमें ये सब कुछ पता चलता है। आगे है चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी, तो चाइना में इसी समय में जब चौला डायनेस्टी थी हमारे इंडिया में, तो चाइना में भी टैंग डायनेस्टी थी। इन चाइना एन एम्पायर वाज एस्टेब्लिश अंडर द टैंग डायनेस्टी which remained in power
फॉर अबाउट 300 ईयर्स, जो 300 साल तक उन्होंने राज किया, फ्रॉम द 7th to the 10th century. इट्स कैपिटल इज जियान, वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी है जियान, उसकी कैपिटल थी. विजिटेड बाय तुर्क्स, ईरानीज, इंडियन, जापानीज एंड कोरियन. तो यहाँ पे जो जियान है, जियान कैपिटल है, यहाँ पे तुर्क्स, ईरानी, इंडियंस और जापानीज को ये यहाँ पे विजिट करके गए थे. द तैंग एम्पायर वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ bureaucracy required through an examination which was open to all who wished to appear for it. तो क्या है, ये जो एम्पायर है इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था एक ब्यूरोक्रेसी के, ठीक है, जिस ब्यूरोक्रेसी वही इसको एडमिनिस्ट्रेट करती थी, जो एक एग्जामिनेशन पास करती थी जो सबके लिए ओपन था. तो जो इसमें अपीयर कर लेगा वो एडमिनिस्ट्रेट कर पाएगा. दिस सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग ऑफिशियल रिमेन्स इन प्लेस विद सम चेंजेस टिल 1911. तो ये चेंजेस भी जो ये पहले यहाँ पे शुरू हो गया था चाइना में, ये 1911 से ये अब सभी लगभग कंट्रीज में ये लागू हो गया. क्या जिसने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कोई वर्क करना है तो उसको एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा. ओके, तो ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है. आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. गॉड ब्लेस यू.